हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट भी है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बुक से, एनसीईआरटी की बुक से। और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स के हमने 2-3 लेक्चर किए हैं, अभी थोड़ी बहुत बाकी है पहले चैप्टर में, थोड़ी बहुत बातें। लेकिन इसका केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर में हम लोग पहला लेक्चर ख़त्म करते हैं, 2 से 3 लेक्चर में अभी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि केमिस्ट्री पर वीडियो बनाया जाए, तो केमिस्ट्री पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या वाला है, अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का मतलब होता है दो पदार्थों का आपस में मिलना, दो पदार्थों का आपस में मिलना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ ले लें, H2O, यह एक पदार्थ है। जब इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो H+ और OH- आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो एक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, या फिर दो पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें, तो वो चीज़ें कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों वाले पदार्थों के मिलने से एक नए प्रकार के नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो परिभाषा लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं का। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम कार्बन ले लें और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा नहीं, तो जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बात समझ आई। अब रासायनिक अभिक्रियाएं परिभाषा हो गई। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। और यह जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। उपरोक्त समीकरण को क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। उपरोक्त समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम लिखते हैं शब्दों के रूप में, तो एक चीज याद रखिए, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ हम ले रहे हैं और दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो उनको सदैव हम योजक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह, ठीक। और
जो तीर के बाईं तरफ लिखा जाए उसे हम बोलते हैं अभिकारक। ये सब के सब दोनों के दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। और इधर वाले क्या हैं? तो ये उत्पाद। तो लिख लीजिए, शब्द समीकरण में तीर के बाएं के पदार्थ या बाएं लिखे पदार्थ, लिख लीजिए, बाएं लिखे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बाएं जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, तथा दाएं लिखे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। बाएं लिखे पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, को हटा दीजिए। बाएं लिखे पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, दाहिने लिखे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो प्लस चिन्ह, अगर दो या दो से अधिक उत्पाद भी मिलते हैं तो वहाँ भी प्लस चिन्ह। बात समझ आई? चलिए, यहाँ पे अगर हम लिख दें तो ऊष्मा भी मिलती है जब जलाते हैं तो ऊष्मा भी मिल गई। देखिए, दो उत्पाद मिले तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण है। ठीक है। अब चूंकि शब्द समीकरण काफी लंबे हो सकते हैं, शब्द समीकरण काफी लंबे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम शब्द समीकरण लिखते जाएं, कई अभिकारक आ जाएं। ऐसे मान लीजिए कि कोई कार्बनिक यौगिक में का अभिकारक आ जाए। ठीक है, एथॉक्सी, एथेन, मेथॉक्सी, प्रोपेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लंबी लंबी। अब 3-4 चीज़ों का लंबा लंबा अगर एक साथ क्रिया कराए तो लिखना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी लंबे हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसलिए शब्दों के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? तो शब्दों के स्थान पर हम रासायनिक सूत्रों द्वारा अभिक्रिया को लिखते हैं, अभिक्रिया को लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। जैसे उपरोक्त समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? तो जो ऊपर समीकरण हमने शब्द समीकरण लिखा है उसी को अगर हम इसमें लिखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है वायुमंडल में? O2 के फॉर्म में। ठीक है, कभी भी आप खोजेंगे ऑक्सीजन वातावरण में तो O नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा, O3 मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, तो स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए इसको चाहिए 1 या 2, तो ओजोन के रूप में पाया जाता है या फिर O2 के रूप में। ठीक है, ऑक्सीजन गैस में दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? CO2 प्लस ऊर्जा, ऊष्मा। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण को हमने किस में लिख लिया? हमने संकेतों के रूप में, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख लिया। चलिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तब हम दूसरे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। वीडियो ठीक चल रहा है? जी हाँ, ठीक चल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए मिटाते हैं।
इसके बाद देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरणों। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यह रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो बताएगा कौन कौन से पदार्थ हैं, लेकिन पदार्थ बराबर हैं दोनों तरफ कि नहीं है। आपको पता होगा, आपने 9 में पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम, तो उसमें पढ़ा था कि अभिक्रिया करते वक्त अभिकारकों का कुल परमाणुओं की संख्या उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यही बात कंकाली समीकरण नहीं बताता है। जैसे परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा होती है वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर, अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप आगे से पढ़ सकें, ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। दिक्कत यह है कि अभी स्कूल जून तक नहीं खुलेंगे, ये बात मान के चलिए आप। मई में भले ही 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म भी कर भी दिया जाए, मुझे तो नहीं लगता होगा, लेकिन अगर हो भी जाता है तो स्कूल तो जुलाई और जून के पहले तो नहीं है खुलेंगे, जुलाई तक ही खुलेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिए आप लोग, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक समीकरण आपकी किताब में NCERT में दिया हुआ है, Mg+O2 चेंज इनटू MgO। बताओ बच्चों, यहाँ पे Mg 1 है, Mg के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ भी 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो ये संतुलित नहीं है, यह संतुलित नहीं है, तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित किसे कहेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के
परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसी समीकरण को अगर हम देखें तो Mg प्लस O2 चेंज इनटू MgO था। ठीक है, अगर इसी में हम क्या करें 2Mg ले लें और यहाँ पे 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 2Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए, फिर हम अगले की बात करें। ले लिया स्क्रीनशॉट ना। चलिए अब देखिए, अभी तक तो बात चल रही थी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, समीकरण क्या होता है और वो संतुलित कैसे होता है, कब होता है, संतुलित कैसे होता है, इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम 1-2 मेथड आप लोगों को सिखा देंगे जो कभी ज़िंदगी में हर जगह काम आएगा। लेकिन कुछ और भी मेथड होते हैं जैसे ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा, तो आपको 12th या 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए चिंता ना करिए, आपका जहाँ तक 10th में काम चल जाए वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की अभिक्रियाएं जो आपने देखा है। कभी अभिक्रियाओं के रूप में, अभिक्रियाओं के चक्कर में ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप हमेशा से देखते आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को अपने जीवन में होते हुए। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जब जल जाती है तो उसके उपरांत जो कोयला प्राप्त होता है और आग के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है, तो बताइए फिर क्या लकड़ी जलने के बाद हमको लकड़ी प्राप्त होती है? नहीं, कोयला प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, कुछ नए गुणधर्म वाले पदार्थ मिल गए ना। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही जब हम कोई पदार्थ एक दूसरे में मिलाते हैं, जैसे पीतल जो बनता है वो उसमें तांबा होता है, ठीक है, जस्ता होता है, टिन होता है, तो ये सारी चीज़ें तो मिला करके ना मिश्र धातु बनी। ऐसे ही आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं जो बनाई जाती हैं। जैसे घर पे भोजन पकता है वही उदाहरण ले लीजिए, जैसे अगर आप दाल पकाते हैं, पानी डाल दिया, उसको पका दिया, जब दाल पक जाती है तो उसकी संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। वापस दाल प्राप्त किया जा सकता है उससे? नहीं ना। ये सारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये है इसका सिंपल सा कंसेप्ट। एक भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन, दोनों में अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास बर्फ का कण है, ये है वह आइस क्यूब। इस आइस क्यूब को हम, बर्फ को अगर हम हीट करें, क्या करें, गर्म करें, तो बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो ये पिघल करके क्या बन जाता है, पानी के रूप में बन जाता है ना। ये पानी बन जाता है, बर्फ क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। लेकिन क्या इसकी संरचना बदल जाती है? ये H2O तब भी था, H2O अब भी है। इसको और गर्म करें तो ये वेपर बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तब भी क्या ये H2O ही रहता है कि नहीं रहता है? H2O ही रहता है। तो इसकी भौतिक परिवर्तन है। फिर इसको ठंडा करें तो ये पानी बनेगा, पानी बनने के बाद ये फिर बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर इसी H2O में, पानी में, हम एक टैंक में पानी भर लें और इस पानी में हम एक विद्युत धारा प्रवाहित करके इसका आप घटन कर दें, बिजली प्रवाहित करके इसको क्या कर दें आप, घटन, तो H2O था, अब ये क्या बन जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। लेकिन फिर जो ही विद्युत धारा हटाएंगे फिर ये उदासीन हो जाएगा, फिर H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ थोड़े समय के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर यह होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का गुणधर्म वही रहता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का गुणधर्म बदल जाता है। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर, ठीक है। ज़्यादा लेंदी वीडियो 10th के लिए अभी नहीं बनेगा। वैसे भी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, पता नहीं क्यों, अजीब सी फीलिंग हो रही है आजकल। घर बैठे बैठे हमारी भी तबीयत खराब हो गई है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक दो प्रकारों पर आज चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए पहला हम बात करें संयोजन या इसे ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया इसे ही बोलते हैं, ठीक है, संयोजन या योगात्मक। देखिए क्या होता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो परिभाषा खाली सुन लीजिए और धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सीधे इसके एग्जाम्पल से अच्छा करें। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा नमक, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। दो पदार्थ थे, मिलके कितना बनाए, एक पदार्थ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योगात्मक अभिक्रिया। परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम एक दो और अभिक्रियाओं की, उसके बाद तब इसको यहीं क्लोज करेंगे। दूसरा बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ दो पदार्थों में या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और ये वैद्युत वियोजन के द्वारा भी होता है, गर्म करने पर भी होता है, ठीक है। तो होता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल यही वाला हो सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, चूँकि फिर भी इसको नहीं लेते अगर हम कोई और अभिक्रिया। चलिए इसी को लेते हैं, NaCl है, जलीय विलयन है, एक्वस, यहाँ लिख लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, और इसको हम विद्युत अपघटन कराएं, क्या कराएं, वैद्युत अपघटन। तो विद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित करें, वैद्युत अपघटन हो जाए, और भी इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कल, ठीक है। तो क्या बनेगा, Na++Cl- बना देता है, टूट जाता है दो अवयवों में, ठीक है, धनानुदैर्ध्य। तो इसे वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे तीसरा है, इसके बाद इन सबके और एग्जाम्पल हम देखेंगे कल, खूब सारे एग्जाम्पल ही रटेंगे, क्योंकि परिभाषा इससे पूछी जाती है, परिभाषा लिख देते हैं बच्चे और इसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाते। फिर भी आप लोग एक एक रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया की बात की अभी हम, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बच्चों देखो होता क्या है कि कुछ धातुएं और कुछ पदार्थ जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ धातुएं कुछ पदार्थ कम क्रियाशील होते हैं। तो ये चीज जानो, जो अधिक क्रियाशील होगा, अधिक क्रियाशील माने अधिक ताकतवर, बॉडी बिल्डर, अधिक ताकतवर जो होगा अपने से कम ताकतवर को क्या करेगा, एक थप्पड़ लगा के खदेड़ देगा। बात समझ आ गई, मतलब समझो। जैसे अगर हम बात करें CuSO4 कॉपर सल्फेट की, और इसमें हम आयरन की क्रिया करा दें, तो ये बनाता है फेरस सल्फेट, FeSO4+C, कॉपर अलग हो जाता है,
अच्छा देखो होगा क्या, कॉपर जो है आयरन से कम क्रियाशील है, आयरन है भी ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील जो होता है वो क्या करता है, कम क्रियाशील को भगा देता है। ये इस कॉपर को भगा देगा, कहेगा तू हट मैं आता, तो इसको भगा देगा और अपने खुद आ जाएगा इसके साथ। तो ये है प्रतिस्थापन। प्रतिमान एक को क्या किया, भगा दिया, उसका स्थान खुद से ले लिया, स्थापित हो गया वहाँ पर जाके। तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अभिक्रियाओं को कल पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।